नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी 2022-23 का ये सेट हमारा 12वां है। और इससे पहले हम 11 जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं आप तक पहुंचा चुके हैं। तो साथियों चलिएगा, पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाइएगा और 125 प्रश्नों को आप अभी हल करेंगे। उसमें उनमें से आप कितने प्रश्नों को हल कर पाए हैं सही सही आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी करें। और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं, चलिए आज का प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? देखिए, पानी जो है वो इस मोती मानुस और चून के लिए अलग अलग अर्थ देता है। पानी मोती के लिए चमक, मानस के लिए शर्म हया, और चून के लिए पानी का ही एक रूप है। तो यहाँ साथियों श्लेष अलंकार होगा, जहाँ श्लेष का मतलब चिपकना या चिपकाना होता है। इस अर्थ में यहाँ श्लेष अलंकार है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है। रवि को चाहत सरोज ज्यों, शस्य को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों, त्यों तुम को मन मोर। तो कहने का मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ रवि को सरोज चाहता है, शस्य को चाहता है चकोर, और मोर घन को चाहता है, उसी तरीके से मैं मेरा मन है वो तुमको चाहता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या इयमक? बताइएगा कौन सा अलंकार है, बताइए। तो साथियों इसमें देखिए उपमा तो है, उपमा है, और इसमें रूपक भी है। उपमा रूपक दोनों यहाँ अलंकार हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्योंकि देखिए यहाँ रवि को चाह सरोज ज्यों, शस्य को चाहत चकोर, है ना। तो यहाँ तुलना उपमा दी जा रही है और उसके साथ साथ और रूपक अलंकार रूप भी दिया जा रहा है। तो यहाँ रूपक और ए और बी दोनों दे दिए हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ काव्यांश में उपमा और रूपक अलंकार है। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी से की जाती है उपमा अलंकार होता है, रूप में उपमान का आरोप रूपक में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, भक्ति काव्य में को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, बताइएगा। तो साथियों से उत्तर इसका हो जाएगा, इसमें से श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल में से कौन सा हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा साथियों, थोड़ा स्पीड से प्रश्नों को हम करेंगे हल, ताकि कम समय में आपके ज़्यादा प्रश्न हो जाएं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम बताइए। ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय? बताइए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित में से संप्रदायों का सही अनुक्रम है। तो साथियों याद रखिएगा, देखिए इनमें से जो सही अनुक्रम है वो श्री संप्रदाय, और उसके बाद आपका ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय, माने तीसरा सही है। तो देखिए श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं और इसका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद है, याद रखना है। उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य हैं और इनका जो दर्शन है द्वैतवाद है। रुद्र संप्रदाय के आपके जो प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी हैं और इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद है। और सनकादि संप्रदाय के जो आपके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य हैं और द्वैतवाद इसका दर्शन है। तो चलिए ये आपका सी ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तुता आचार्य हैं रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, मध्वाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्टाद्वैतवाद के कौन हो जाएंगे आचार्य? रामानुजाचार्य। कौन हो जाएंगे? अभी बताए थे रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? बताइए हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं? 3, 4, 2, 5। किसके आधार पर भक्ति काव्य की शाखाएं हैं? विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में बताइए भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं। तो साथियों याद रखना है, आपकी 2 शाखाएं हैं। कितनी? 2 धाराएं हैं। और 2 धाराओं में कौन कौन सी है? निर्गुण धारा, सगुण धारा। याद रखिएगा, इन दोनों की भी 2 धाराएं हैं, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, और सगुण धारा की रामाश्रय, कृष्णाश्रय। ठीक है, तो 2 धाराएं निर्गुण सगुण, और निर्गुण सगुण की भी 2 धाराएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ, है ना,
किस काल की देन है? भक्ति काल, छायावाद का काल, भारतीय काल। तो देखिए ये तो सब भक्ति काल की देन है। अगला है हिंदी साहित्य का भक्ति काल। संवत 1375 से कब तक मनाया जाता है? 16 संवत, 17 संवत, 19 संवत या 18 संवत? हिंदी साहित्य का भक्ति काल संवत 1375 से कब तक मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1375 से 1700 तक मनाया जाता है। कब तक? 1700 संवत तक मनाया जाता है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला है हमारा बरवे नायका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी या मतीराम? बरवे नायका भेद के रचनाकार कौन है? तो साथियों बरवे नायका भेद के रचनाकार कौन हो जाएंगे? आपके रहीम दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रहीम दास। रसलीन, रसलीन की बताइए रचना? अंग दर्पण है। और बताइए बिहारी की? बिहारी सतसई है। और मतीराम की जो रचना है एक रसराज है। कौन सी है? रसराज। ठीक है। अगला प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास किस अंचल से जुड़ा है? बुंदेलखंड, पूर्णिया, छत्तीसगढ़ या अवध? बताइए किस अंचल से जुड़ा है? तो साथियों ये पूर्णिया जिले से जुड़ा है। किससे? पूर्णिया जिले से जुड़ा है, याद रखना है। माफ करना साथियों। अगला है सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? अवधी, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, भोजपुरी? तो ये बड़ा सरल प्रश्न है, ब्रजभाषा में ही है। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो ब्रजभाषा में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन हैं? इसमें से श्री वल्लभाचार्य, स्वामी विठलनाथ, विद्यापति या कृष्णदास? तो साथियों इनमें से जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदास। कौन हो जाएंगे? कृष्णदास। अगला प्रश्न है नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 2, 10, 7 या 8? नाटक में कितने परिपाक माने जाते हैं, रसों का परिपाक माना जाता है नाटक में? तो साथियों याद रखना है आपके कितने हो जाते हैं? 8 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 8। देखिएगा और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी, इतना याद रखना है। और नाटक में 8 रसों का परिपाक माना जाता है, याद रखेंगे। अगला है केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया या किवरिया? अलंकार पर आधारित उनका जो ग्रंथ है बताइए कौन सा है? तो साथियों कवि प्रिया है। कौन सा है? कवि प्रिया। अगला प्रश्न हमारा बेताल 25 उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अखिलेश श्रीवास्तव, सोमदेव भट्ट या आशापूर्ण देवी? बताइए बेताल 25 उपन्यास किसका है? तो साथियों बेताल 25 उपन्यास के लेखक सोमदेव भट्ट हैं। कौन है? सोमदेव भट्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? बताइए छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां अलंकारिक, साहित्यिक, शैलीगत या प्रायोगिक? बताइए छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो साथियों छायावाद की इसमें से प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? शैलीगत है। कौन सी? शैलीगत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य, तकनीकी, समीक्षा या संचार? आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? आधुनिक काल में याद रखिएगा पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? हिंदी आलोचना का इतिहास भक्तिकाल, आदिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल? तो साथियों आलोचना का इतिहास की जब बात आएगी याद रखिएगा आपका कहेंगे तो ये आपकी शुरुआत आधुनिक काल में है। और आधुनिक काल में हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है। 19वीं सदी से याद रखना है मानी जाती है। और यह युग कौन सा था आपका? उत्तरार्ध में यह युग आपके भारतीय युग का है। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया? 8, 3, 4 या 5? बताइए स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया के ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है बताना है। तो साथियों उससे उत्तर हो जाएगा आपका 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में उसे बांटा गया है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? उपमान, पात्र, अलंकार या रस? तो कहानी के साथियों कौन से होते हैं? पात्र। प्रमुख तत्व कौन से होते हैं कहानी के? याद रखना है पात्र होते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम बताइएगा। आपका बंटी, गोदान, त्यागपत्र, सूरज का 7वां घोड़ा? देखिए ये गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास जिसको हम कह सकते हैं और इसे महाकाव्यात्मक कृति माना जाता है। महाकाव्यात्मक कृति। आपका बंटी किसका? मन्नू भंडारी का है। और याद रखना है त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का है। और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। ये आप याद रखने। तो गोदान आपका प्रेमचंद जी का है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी और किसने लिखी है? तो कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। और किसने लिखी है बताइएगा? तो ये अमृतलाल ने लिखी है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सही है इसका। अगला है भारतेंद्र ने
अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? संस्कृत भाषा, ब्रजभाषा और हिंदी भाषा या पाली भाषा? भारतेंद्र ने अधिकतर किस भाषा में रचना की है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अधिकतर ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। किसमें? ब्रज भाषा में काव्य की रचनाएं की हैं। काव्य की बात आ रही है, काव्य है ना। हाँ, चलिए देखते हैं। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? बताइए। वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात कही, या मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। तो साथियों इसमें से देखिए 3-4 तो नकारात्मक, 3 नकारात्मक हैं, और इसमें सही जो है वो आपको बताना है। तो सही आपका कौन सा है? कि उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए उनके सबके उत्थान की बात कही है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है कि किसने 7 नए कवियों को लेकर 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया? किसने? केदारनाथ सिंह ने, अज्ञे ने, जगदीश गुप्त ने, या गिरिजा कुमार माथुर ने? किसने किया है ऐसा काम? तो साथियों याद रखना है, अज्ञे जी ने किया है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी ने। और 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह निकाला। ठीक है। इसके बाद अज्ञे जी ने 1951 में दूसरा सप्तक, तार सप्तक नहीं, इसको दूसरा सप्तक नाम दिया। और 1959 में इन्होंने तीसरा सप्तक निकाला, और 1979 में चौथा सप्तक क्रमशः प्रकाशित किया गया। तो इस तरीके से ये 4 सप्तक थे। अगला है हमारा, सिद्ध कवि सरापा की रचना नाम बताइए। प्राकृत पैंगलम, पौंचर्यू, दोहा, कोश या संदेश रासक? बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो साथी बताइए इसमें से सरापा की रचना कौन सी है? दोहा कोश है। अगला है बीसलदेव रासो की रचयिता का नाम बताइए। जगनेक, चंद्रवरदाई, दलपत विजय या नरपत नाला? बीसलदेव रासो किसकी रचना है? तो बीसलदेव रासो नरपत नाला की रचना है। जगनिक की कौन सी है? परमाल रासो है। और चंद्रवरदाई की कौन सी है? आपकी पृथ्वीराज रासो है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों इनमें से देखिए भूषण, मलिक मोहम्मद जैसी, अमित खुसरो या विद्यापति? तो विद्यापति को जाना जाता है। बड़ा सरल ही प्रश्न था ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है, हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अकविता, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चतुर्वेदी या अज्ञे? अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो साथियों जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है अकविता का। ठीक है, याद रखना है। श्याम परमार, गंगा प्रसाद, विमल, राजकमल, धूमिल और ये सभी जितने भी हैं ये सब अकविता के प्रमुख साहित्यकार हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मनुष्य होने पर रसखान ने कहा बसने की इच्छा व्यक्त की है। कहाँ? गोकुल में, गांव में, मथुरा नगर में, है ना? तो नदी के किनारे, मतलब एक देखिएगा उनका सवैया है, जो पशु हो तो कहाँ बस मैं रुख चरों धेनु चरों नित धेनु के मध्य, ऐसी इस तरीके से है ना? तो वो कहाँ, और अगर मैं मनुष्य बनाऊं तो जो ग्वाल वाल हैं उनके साथ गोकुल में रहूं, तो गोकुल गांव में। ठीक है, हाँ, तो गोकुल गांव में यहाँ बसने की बात कही है। अगला है, नई कविता में किस भाषा शब्द को लिया गया है? अंग्रेजी, आधुनिक हिंदी, लोक भाषा, विदेशी भाषा? बताइए नई कविता में किस भाषा शब्द को लिया गया है? तो नई कविता में आपका किसको लिया गया है? आधुनिक हिंदी भाषा को, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? सरसता, उन्मुक्ता, चपलता या दृढ़ता? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन्मुक्ता है। कौन सी है? उन्मुक्ता। अगला है, रीतकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? रीतकालीन साहित्य पर हिंदी, संस्कृत, मराठी या ब्रज? बताइए रीतकालीन साहित्य पर किसका है प्रभाव? तो याद रखना है रीतकालीन साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। चलिए देखते हैं अगला है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतिराम, सेनापति, बिहारी या वृंद? सतसई की रचना किसने नहीं की है? तो साथियों याद रखिएगा कि देखिए सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है, और सेनापति द्वारा 2 ग्रंथ रचे गए हैं, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। लेकिन मतिराम, बिहारी तथा वृंद ने सतसई नामक ग्रंथों की रचना की है, लेकिन सेनापति ने नहीं की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्तिकाल, रीतकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? पृथ्वीराज रासो कब की रचना है? याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो आपकी चंद्रवरदाई द्वारा जो रचित रचना है वो आदिकाल की रचना है। कब की है? आदिकाल की रचना है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिवाद के किस विचारधारा का उदय माना जाता है? प्रतिवाद में किस विचारधारा का उदय? मार्क्सवादी, छायावादी, प्रयोगवादी या जनवादी? बताइए बताइए। तो साथियों प्रतिवाद ये गलत लिख दिया है, यहाँ प्रगतिवाद होना चाहिए। ठीक है, प्रगतिवाद होना चाहिए ना। प्रगतिवाद में किस विचारधारा का उदय माना जाता है? तो साथियों ये बताइएगा कौन सा हो जाएगा? मार्क्सवादी। प्रगतिवाद में मार्क्सवादी विचारधारा का उदय माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन या नागार्जुन?
किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, बताइए। तो साथियों प्रगतिवाद से किस कवि का नहीं है, तो रामदरस मिश्र का नहीं है। रामदरस मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, ठीक है, याद रखना है। मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन ये सभी प्रगतिवाद के कवि हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल या प्रगति काल, प्रगतिवादी काल, बताइए आदिकाल को किस नाम से और जाना जाता है? तो साथियों आदिकाल को वीरगाथा काल और नाम दिया है, याद रखना है। चलिएगा महत्वपूर्ण इसके कुछ तथ्य हम जान लेते हैं। देखिए आपके आदिकाल को डॉक्टर गियर्सन ने क्या कहा है, बताइएगा? चरण काल कहा। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं आदिकाल, और आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, और आदिकाल को आरंभिक काल कहते हैं विश्वबंधु, और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं राहुल सांकृत्यायन, और राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल के अलावा आदिकाल को क्या कहते हैं वो भी आप लिखिएगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजप्पन काल कहते हैं, बीज बप्पन काल कह सकते हैं, बीज बप्पन काल, ठीक है। अगला कह सकते हैं रामकुमार वर्मा चारण काल या संधि काल कहते हैं, क्या कहते हैं? चारण काल या संधि काल कहते हैं किसको? आदिकाल को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, फारसी का यह कथन किसने कहा कि मैं हिंदी की तूती हूं, मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? अमीर खुसरो, तुलसीदास, सूरदास या रविन्द्रनाथ ठाकुर? तो साथियों ये जो बात कही है किसने कही है? ये बात आपको याद रखना है, अमीर खुसरो ने कही है, जो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्होंने पहेलियां, मुकरियां, है ना, बहुत सारी लिखी थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार बताइए। कवि विद्याधर, सारंगधर, धनपाल या जिनदत्त सूरी? उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है इनमें से आप बताएंगे? तो उपदेश रसायन रास इनमें से कौन हो जाएंगे साथियों? से उत्तर इसका हो जाएगा आपका, किसका है? जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक की रचना है कन्हैयालाल मिश्र की, हरवंश राय बच्चन की, चतुर्सेन शास्त्री की या शिवराज शिव पूजन साय की, शिव पूजन साय की? बताइए किस में इनमें से किसकी है ये? तो साथियों याद रखना है, क्या बोलूं क्या याद करूं, हरवंश राय बच्चन की रचना है, हरवंश राय बच्चन की रचना है। देखिए इनके ये आपके 4 भागों में है। पहला भाग क्या बोलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग नीड़ का निर्माण फिर से, तीसरा भाग बसेरे से दूर, और चौथा भाग इसका है 10 द्वार से सोपान तक। याद रखना है, ये चारों भाग इस प्रकार से हैं। आपका अगला प्रश्न हमारा, मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती किसकी रचना है? कुतुवन, मंझन, जायसी या मुल्ला दाऊद? बताइए मधुमालती किसकी रचना है? तो साथियों मधुमालती जो रचना है किसकी है, बताइएगा किसकी रचना है? तो मधुमालती जो है आपकी रचना जो है कुतवन की है, किसकी है? कुतवन की है। और कुतवन की कौन सी रचना है? मृगावती है, ठीक है। सॉरी माफ करिएगा साथियों, कुतवन की तो नहीं है, मधुमालती आपकी मंजन की है। मधुमालती किसकी है? मंजन की है। और हाँ, मृगावती आपकी कुतवन की है, जायसी की पद्मावत है, और मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये मंजन की है, मधुमालती आपकी मंजन की है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जायसी किस परंपरा के कवि हैं? प्रेमाख्यान परंपरा, रीत परंपरा, सगुन परंपरा या नाथ परंपरा? बताइए जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो साथियों जायसी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रमुख कवि हैं, याद रखना है, ठीक है, प्रेमाख्यान परंपरा के कवि हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, सूफी काव्यधारा के पहले कवि बताइए। सूफी काव्यधारा के मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन या मंजन? सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि आपके कौन माने जाते हैं? पहले कवि आपके कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद। इनकी रचना क्या है? चंदायन। इनकी रचना का नाम क्या है? चंदायन, ठीक है, याद रखना है, चंदायन है। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, लहर किस विधा की रचना है? लहर, बताइए लहर किस विधा की रचना है? तो साथियों लहर जो है याद रखना है जयशंकर प्रसाद की रचना है, और ये काव्य है। क्या है? ये काव्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? बताइए वीर ग्रंथ, साखी ग्रंथ, साखी, रासो या सूफी? आदिकाल में बताइए, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है, तो इसमें वीर ग्रंथों की कहें या रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है इसमें, ठीक है। तो रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है, पृथ्वीराज रासो और जितने भी रासो, वीर करके तो है नहीं, लेकिन ये रा है तो वीर ग्रंथ ही, लेकिन रासो शब्द से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आदिकाल में, ठीक है। हाँ, रैदास किसके गुरु थे? मलुकदास, हरिदास, लालदास या कि मीराबाई? रैदास किसके गुरु थे? याद रखना है, रैदास जो थे वो किसके गुरु थे? तो रैदास आपके मीराबाई के गुरु थे, ठीक है, मीराबाई के गुरु थे रैदास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं हैं? बताइए रैदास, कबीरदास, दादू या श्री रामानुजाचार्य? निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, इनमें से आप बताइएगा। तो साथियों निर्गुण भक्ति के कवि श्री रामानुजाचार्य नहीं है, श्री रामानुजाचार्य नहीं है। अगला प्रश्न, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवनी, रेखाचित, आत्मकथा या संस्मरण? तो साथियों जब स्वयं लिखा जाता है तो उसको हम आत्मकथा कहते हैं। बड़ा सरल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन संकलंक, और सिय मुख समता पाव किम, चंद बापरो रंग? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए, अनन्वय,
रूपक, उत्प्रेक्षा या व्यतिरेक, बताइए कौन सा अलंकार है। तो साथियों इसमें आपका व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। और जहां उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए, ठीक है, उपमेय जहां पर उत्कर्ष में हो, ठीक है, वहां व्यतिरेक होता है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है, बताइए। दंडी, विश्वनाथ, आनंदवर्धन या भामा। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका है? तो साथियों ये भामा का है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यास में अलंकार बताइए। हीरे सा हृदय हमारा, कुचला शिरीष कोमल ने, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, बताइए इसमें दो अलंकार है, बताइए किसका है। तो साथियों देखिए यहाँ हृदय उपमेय की तुलना हीरा उपमान से की गई है, ठीक है, इस कारण यहाँ उपमा अलंकार है। हा वर्ण की आवृत्ति के कारण इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। तो इसमें आपका उपमा और अनुप्रास माने ए और डी, तो कह सकते हैं आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को भी सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? वर्ण सौंदर्य को, बताइए। भामा, दंडी, रुद्रट या आनंदवर्धन, बताइए किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा भामा ने। किसने माना है? भामा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, रीतकाल में कवित्व सवैये के साथ साथ और क्या लिखे गए? चौपाई, रुबाई, दोहे या पद। रीतकाल में कवित्व सवैये के साथ साथ और क्या लिखा गया? तो साथियों याद रखना है इसके अलावा दोहे और लिखे गए। क्या लिखे गए? दोहे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, कूप मंडूक में किस कैसा समास है, बताइए। बहुब्री, द्वंद्व, तत्पुरुष या विभाव। कूप मंडूक, बताइए कौन सा समास हो जाएगा? कूप मंडूक में जिसका ज्ञान सीमित हो वह उसे हम कूप मंडूक कहते हैं, इसलिए इसको हम बहुब्री में भी ले आएंगे। किसको ले आएंगे? बहुब्री में भी ले आएंगे। अगला है प्रत्यारोपण। देखिए प्रत्यारोपण प्रत्यारोपण हो जाएगा, प्रत्यारोपण हो जाएगा। कौन संधि है? यण संधि है, यहाँ पर यण संधि है। अगला देखते हैं, दुष्प्रकृति शब्द की संधि बताइए। देखिए दुष्प्रकृति, देखिए यहाँ पर आपकी कह सकते हैं यहाँ तो दुष्प्रकृति, दुह प्रकृति, दुष्प्रकृति तो इसमें सही है, लेकिन आपका दुह प्रकृति सही है। देखिए विसर्ग का देखिए विसर्ग का यहाँ क्या हो जाता है? पा के आधार पर, ये यहाँ पा है ना, पा प्रकृति, तो इसमें मूर्धन्य शाह आ जाएगा। विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शाह आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहराए ई न जाई। उपयुक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई, बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? तो साथियों ये जो अलंकार है याद रखना है, इसमें आपका रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक, है ना। जहां पर कह रहे हैं कर सरोज, है ना, जो हाथ है सरोज के समान मान लिए हैं, इस तरीके से यहाँ रूपक अलंकार, रूप दे दिया गया है हाथों को सरोज का। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प बताइए। शीला आई और अंधे को सहारा दिया, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। साथियों देखिए यहाँ नकारात्मक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में से बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, क्योंकि शीला आई और अंधे मतलब यहाँ और जो है संयुक्त मतलब एक तरीके से जुड़ा है। ठीक है, दो वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय और तथा आदि से जुड़ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? संयुक्त वाक्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, जगन्नाथ में कौन संधि होगी? बताइए। वृद्धि, यण, स्वर, व्यंजन। देखिए जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, तो यहाँ पर तकार है और तकार का क्या हो जाएगा? पंचमाक्षर हो जाएगा। किसके आधार पर हो जाएगा? ना के आधार पर, तो यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कारक के भेद बताइए कितने होते हैं? 5, 6, 7, 8, बताइए। हिंदी में कारक के भेद कितने होते हैं? तो हिंदी में कारक के जो भेद होते हैं याद रखिएगा कितने होते हैं साथियों? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। संस्कृत में कारक के भेद 6 ही माने जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी का है? बताइए। निशा हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न या ठेठ हिंदी का ठाठ, बताइए निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी लिखित है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जो आपका प्रेममयी है वो आपका गोपाल दास गहमरी द्वारा रचित है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जासूसी उपन्यास है और इन्होंने ज़्यादातर जासूसी उपन्यास ही लिखे हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययभाव या द्विगु। पतझड़ में कौन सा समास है? देखिए पतझड़ में बहुब्री समास इसलिए होगा, पतझड़ एक ऋतु है। ठीक है, पत्ते का झड़ना है ना, तो जिस मौसम में पत्ते झड़ते हैं उसको हम पतझड़ कहते हैं, तो यहाँ बहुब्री हो जाएगा। अगला है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे के अर्थ का निम्नांकित विकल्पों में चयन कीजिएगा। चोट लगना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कठिन वाक्य या मुसीबत। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना माने बुद्धि भ्रष्ट होना है, बुद्धि भ्रष्ट होना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ह्रस्व का विलोम बताइए। ह्रस्व का,
लंबा, विशाल, दीर्घ या बड़ा। ह्रस्व का क्या हो जाता है, ह्रस्व का जो है वो आपका दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्व छोटा, दीर्घ बड़ा। आंखें चार होना, मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। प्रेम होना, दृष्टि गिरना, रतौंधी होना, परेशान होना। आंखें चार होना, बताइए आंखें चार होने का अर्थ क्या हो जाता है साथियों, प्रेम होना, प्रेम होना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, वैष्णव, सिद्ध, शाक्त या शैव। तो शैव कहते हैं, बड़ा सरल सा है। अगला है ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते यत्र अपादानम कस्मिन् पते पदे वर्तते। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते या जयंता। इसमें अपादान बताइए किसमें है, अपादान कारक अपादान बताइए किसमें हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें सही हो जाएगा ब्रह्मणा में, है ना, ब्रह्मणा में। तो जन कर्तव्य प्रकृतिया सूत्र से जन धातु के कारण, है ना, जन धातु के कारण अपादान पंचमी में पंचमी व्यक्ति है, इसलिए यहाँ ब्रह्मा शब्द में पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। तो इसमें क्या बन जाएगा, ब्रह्मणा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रह्मणा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न वाक्य का शुद्ध वाक्य चयन करना है। भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, योग्य हैं। भारत में कई स्थल दर्शनीय हैं, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं या देखने योग्य स्थल भारत में कई हैं। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कौशल का पर्यायवाची बताइए। नहीं है, इनमें से नहीं है। चलिए कौशल दक्षता, कुशलता, पटुता, अभ्यागत। तो साथियों इसमें से जो सही मतलब जो सही पर्यायवाची नहीं है इसमें से, वो आपका कौन सा हो जाएगा, अभ्यागत हो जाएगा। ये सभी एक ही है, पर्याय हैं। चलिए देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप 9 बजे के करीब आए होंगे, आप लगभग 9 बजे आए होंगे, आप लगभग 9 बजे आए हैं या करीब करीब 9 बजे आप आए हैं। तो कुल मिला के आप बताइएगा कौन सा सही है। तो आप लगभग 9 बजे आए हैं, ये आपका सही है कि आप लगभग 9 बजे आए हैं, ये आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, कृत्य के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है। कृत्य, कृत्य के साथ चतुर्थी व्यक्ति हमेशा प्रयुक्त होती है, याद रखना है। जैसे भ्रमणस्य कृते, घूमने के लिए, पठनस्य कृते, है ना, पढ़ने के लिए, तो चतुर्थी व्यक्ति, ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, निम्न में सही वाक्य का चयन करना है। बाढ़ के प्रकोप से लोग तबाह हो गए, बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए, अनेक लोग तबाह हो गए हैं बाढ़ के प्रकोप से, या बाढ़ अनेकों लोगों को तबाह करती है। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए, ठीक है, ये सही है आपका। अगला प्रश्न है, किस बोली में अंध अंध न अह हो जाता है। अवधि, खड़ी बोली, मतलब अंध का अंध हो जाता है, अन्न का अन्न हो जाता है। बताइए भोजपुरी। बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो भोजपुरी बोली में ऐसा हो जाता है। अब अगला है आपका, बच्चा लड्डू के लिए रोता है। सही अनुवाद करना है, बच्चा लड्डू के लिए रोता है। देखिए लड्डू के लिए, है ना, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में कौन सी व्यक्ति होगी, बताइए संप्रदान कारक, बताइए। तो चतुर्थी व्यक्ति होती है संप्रदान के लिए, है ना, चतुर्थी होती है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। अब बताइए के लिए रोता है ना, तो इसमें देखिए राम, रामम, रामेण, रामाय आता है, क्या आता है, रामाय। तो इसमें से ऊपर वाला तो गलत ही हो जाएगा। अब बात आती है कि इसमें कौन सा सही है। तो सही आप बताइए कौन सा हो जाएगा। तो शिशुहा मोदकाय रोदति, जो शिशु है किसके लिए रोता है, किसके लिए रोता है, रोदिति किसके लिए रोता है, तो वो आपका मोदक माने लड्डू के लिए रोता है, ठीक है। ये भी आपका सही है, इसमें ये भी सही है। बी और सी ए की बात है, तो इसके लिए हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, कला परिच्छेद के लेखक कौन है। कला परिच्छेद बताइए, कालिदास, भवभूति, दंडी, भारवी। कला परिच्छेद के लेखक कौन है। तो कला परिच्छेद 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी, कथा इत्यादि के लेखक महाकवि दंडी हैं। कौन है, महाकवि दंडी। अगला है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जानवी, देवापका, सुरसरी या सरिता। बताइए कौन सा नहीं। ठीक है, सरिता जो है नदी का पर्यायवाची है, सरिता जो है नदी का पर्यायवाची है। तो ये जानवी, सुरसरी, देवपका ये सभी गंगा के हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। लड़की दौड़ती है, शहर अच्छा है, बादशाह खांसती है या होटल ठीक है। तो बादशाह खांसती नहीं, खांसता है, ये इसमें गलत है। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। महीना, अनुग्रह, क्रिया या सप्ताह। देखिए बताइए इसमें से सही क्या हो जाएगा। जो आपका इसमें से जो गलत है वो आपका अनुग्रह। देखिए अनुग्रही नहीं होगा, अनुग्रह होता है, ये वाला रा बनेगा। यहाँ री की मात्रा लगी है का पे, यहाँ रा बनेगा। क्या बनेगा, रा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। प्रत्यय, उपसर्ग, समास या लिंग। बताइए क्या कहते हैं। तो साथियों उसको उपसर्ग कहते हैं। अगला है, अतीव शब्द से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। अतीव,
अतीम में बताइए, अति, अपि, अधि या अति, बताइए अतीम में कौन सा हो जाएगा। तो अतीम में साथियों कौन सा हो जाएगा, अति धन इव, अतीब हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, वैसे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो अति लगेगा, क्या लगेगा, अति लगेगा, उपसर्ग, ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चयन करना है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो इस तरीके से देखिए ये वाला सही है, दोनों जा जो है आधा ही होते हैं। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, लक्ष्मीधर राम सिंह रोड़ा या हेमचंद। पाहुड़ दोहा किसकी है, पाहुड़ दोहा याद रखना है, यहाँ पर आपकी किसकी रचना है, राम सिंह की है, किसकी है, राम सिंह की है। साथियों ये थोड़ा डाउट में है ना, फिर भी राम सिंह की मैं मानता हूँ पाहुड़ दोहा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, एक बार देखिएगा जरूर आप लोग भी। अगला है प्रश्न हमारा, बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी, बताइए। बताइए बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है, तो बघेली बोली का संबंध जो है आपका पूर्वी हिंदी से है, किससे है, पूर्वी हिंदी से। अगला है नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है, नल दमयंती, बताइए। रहीम, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह या नरपत व्यास, बताइए नल दमयंती। नल दमयंती तो साथियों किसकी है, नरपत व्यास की है, नरपत व्यास। अगला है भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या है, द्वार दशक स्कंद, गीता, उपनिषद या भागवत का दशम स्कंद, बताइए भ्रमर गीत का सार। तो भ्रमर गीत का जो है याद रखना है कौन सा हो जाएगा, भागवत का दशम स्कंद है। अगला है सुदामा चरित्र के रचयिता घनानंद, सूरदास, नरोत्तम दास या कृष्णदास, तो नरोत्तम दास है, कौन है, नरोत्तम दास है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बिहारी के दोहे पर किसका प्रभाव है, गाथा सप्तशती, चतुसाल, काव्य निर्णय या इश्कनामा। तो बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है, गाथा सप्तशती का। अगला है प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था, कानपुर, आगरा, कलकत्ता, इलाहाबाद। प्रजा हितैषी कहाँ से निकलता था साथियों, आगरा से निकलता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, नासिकोपाख्यान की रचना किसने की है, सदल मिश्र, इंशाल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी या बनारसीदास जैन। नासिकोपाख्यान किसकी रचना है साथियों, सदल मिश्र की रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे, यज्ञ, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर या राजा लक्ष्मण सिंह। तो कौन थे, तो याद रखना है ये कौन थे, पंडित जुगल किशोर, ठीक है, पंडित जुगल किशोर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है, चिंतामणि दिनकर, प्रभाकर माचवे, उपेंद्रनाथ या रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि निबंध जो है वो किसका है, याद रखना है रामचंद्र शुक्ल का है। अंधा योग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती, शेठ गोविंदा, दुष्यंत कुमार या राम कुमार वर्मा। तो साथियों बड़ा ही सरल प्रश्न है, तो धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आवारा मसीहा की जीवनी के लेखक कौन है, आवारा मसीहा, बताइए जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर, रामनेश त्रिपाठी या अमृत राय। आवारा मसीहा, तो साथियों आवारा मसीहा के कौन हो जाएंगे, विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ढोला मारारा दुहा की भाषा कौन सी है, पाली, प्राकृत, अभ्रंश या ब्रजभाषा। ढोला मारूरा दुहा की जो भाषा याद रखना है साथियों, अभ्रंश है, कौन सी है, अभ्रंश है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, पराधीन स्वप्न सुखनाई उक्ति किसकी है, बताइए कबीरदास, सूरदास, रैदास या तुलसीदास। तो पराधीन स्वप्न सुखनाई उक्ति तुलसीदास जी की है, किसकी है, तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है मधुमालती के रचयिता कौन है, लालचंद, कुतुबन, मंझन या जायसी। तो मधुमालती के कौन हो जाएंगे साथियों, मंझन हो जाएंगे, मंझन हो जाएंगे साथ, ये दोबारा पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि हैं जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन या कुतुबन। तो साथियों कौन हो जाएंगे, ये भी आपके साथियों मुल्ला दाऊद है। अगला पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, राजस्थानी, अवधी, अभ्रंश या ब्रजभाषा। तो पद्मावत जो लिखा गया है आपको याद रखना है साथियों, अवधी भाषा में, किसमें, अवधी भाषा में। चलिए देखते हैं इसमें इस तरीके से हमारा ये एक गद्यांश है, इसको पढ़कर इसमें प्रश्न ढूंढेंगे। देखते हैं क्या है, बाजार के विज्ञापनों ने हिंदी को एक क्रांतिकारी रूप दिया है जिसमें रवानगी है, स्वाद है, रोमांच है, आज की सबसे बड़ी चाहत का अकूत संसार है। इस तरह हिंदी भविष्य की भाषा, समय का तकाजा और रोजगार की जरूरत बनती जा रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। सूचना क्रांति ने विश्व को डिबिया बना दिया है। मीडिया की जागरूकता ने समाज में एक क्रांति सी ला दी है और इस क्रांति की भाषा हिंदी है। इतने सारे समाचार चैनल हैं और सभी चैनलों पर हिंदी अपने हर रूप में नए कलाकार तेवर में निखर कर, संवर कर, लहर कर, बोले दो बिंदास बनकर छाई रहती है। तो तुलनात्मक अर्थों में आज अंग्रेजी पत्रकारिता से हिंदी पत्रकारिता का मूल बाजार, उत्पादन, उपभोग और विवरण बहुत बड़ा है। प्रिंट मीडिया की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। पत्रिका में लाखों प्रतियां रोजाना बिकती हैं। चीन के बाद सबसे अधिक अखबार हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं। हिंदी के संप्रेषण की यह मानवीय, रचनात्मक और सारगर्भित उपलब्धि है कि पत्र पत्रिकाएं हिंदी की गुणवत्ता और प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्प हैं। यह भ्रम फैल गया था कि हिंदी रोजगारोन्मुखी नहीं है। हम सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रों में करोड़ों हिंदी पढ़े लिखे लोग आजीविका का कर रहे हैं और भविष्य में हिंदी की बाजार में मांग है और अधिक हो सकती है। पसीनों में प्रार्थनाओं में ये लिखा है,
प्रार्थनाओं में, सिरहानों की सिसकियों में और हमारे सपनों में तब तक हिंदी रहेगी जब तक कि बिना किसी पीड़ा रोके सब प्राण सावक सस्वर रहेगी। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है उपयुक्त अवतरण के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। हिंदी का अकूत संसार, हिंदी समय की मांग, हिंदी की आवश्यकता, हिंदी का महत्व। क्या हो जाएगा सही से उत्तर आप बताइएगा। तो ये हो जाएगा समय की मांग। क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से कहते हैं तो समय की मांग हो जाएगा, हिंदी समय की मांग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है। तो साथियों पत्रकारिता को कहा गया। तुलनात्मक दृष्टि से किस पत्रकारिता का व्यापक माना जाता है, हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता, स्थानीय पत्रकारिता या उपयुक्त पत्रकारिता। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो तुलनात्मक दृष्टि से हिंदी पत्रकारिता को ही माना जाता है। चलिए देखते हैं प्रिंट मीडिया से क्या तात्पर्य है, बताइए। दूरदर्शन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, इंटरनेट। प्रिंट मीडिया, देखिए प्रिंट मीडिया से तात्पर्य हमारा समाचार पत्र पत्रिकाओं से है। चलिए देखते हैं विश्व को डिबिया बना देने से आशय क्या है, बताइए। विश्व के लोगों को एक दूसरे से दूर ले जाना, विश्व के लोगों को एक दूसरे से नजदीक लाना, विश्व में ग्राम पंचायत बनाना या कुछ नहीं। इसमें से कौन सा हो जाएगा, विश्व के लोगों को एक दूसरे के बहुत नजदीक लाना। ठीक है, सरकारी शब्दों का विलोम बताइए, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, संस्थागत या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों गैर सरकारी हो जाएगा। अतीत शब्द का विलोम बताइए, भूतकाल, वर्तमान या कोई नहीं, बताइए। अतीत, तो साथियों अतीत शब्द का विलोम आपका कौन सा होता है, वर्तमान होता है। अतीत माने बीत गया, वर्तमान माने चल रहा है, वही समय। समय शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है, पवन, निवेदन, वक्त या कोई नहीं। तो साथियों समय का पर्यायवाची निम्न में से है तो वक्त है। प्रार्थना शब्द का पर्यायवाची निम्न से बताइए, प्रार्थना, निवेदन, वक्त, पसीना या सिसकी। तो निवेदन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, संप्रेषण में उपसर्ग बताइए। संप्रेषण में सम प्रेषण का तो सम हो जाएगा। जागरूकता में प्रत्यय बताइए, ता प्रत्यय हो जाएगा। अगला देखते हैं मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य, देखिए मूर्धन्य आपके टा वर्ग वाले होते हैं, टा ठा डा डा, तो ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न है ऐ के उच्चारण का स्थान बताइए। ऐ, तो साथियों जो होता है ये कंठ तालव्य होता है। आ और ई का योग है आपका ऐ, तो इस तरीके से आपका नहीं सॉरी, आ और ए का योग है ऐ, आ और ई का योग है, तो आ और ई का ए होता है, इसलिए वो कंठ तालव्य वैसे भी होता है, तो ये ऐ हो जाएगा आपका कंठ तालव्य। अगला है कौन सा ऊष्म व्यंजन है, शा, क्षा, सा, सा। तो यहाँ पे ये आपका मतलब कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ये तीनों शा आपके, ये वाला एक सा यहाँ पे मूर्धन कर लीजिए, तो गा आपका नहीं है। ठीक है, जो तीनों शाह हैं आप कौन से माने जाते हैं, आपके मूर्धन नहीं माने, वो सॉरी ऊष्म ही माने जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, तत्सम शब्द का चयन करना है इनमें से। कोसा, कुपात्र, काहिल या किसान। तो साथियों आपका कौन सा हो जाएगा तत्सम, तत्सम आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, से हो जाएगा कुपात्र। अगला है बहाव, सुमन, नाखून या काक, बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इसमें से आपको याद रखना है जो काक शब्द है आपका कौन सा हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज या आगत। उन्मुख, उन्मेष, उन्मेष आपका कौन सा है, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव, संस्कृत शब्द। ठीक है, उनमें एक शब्द तद्भव है, संस्कृत शब्द से उत्पन्न शब्द तद्भव होते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं विमुख का विलोम बताइए। विमुख का विलोम शब्द बताइए, अमुख, उन्मुख, उन्मुख, बताइए विलोम। तो साथियों उन्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्मुख हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कृत्रिम का विलोम बताइए। प्राकृत, असली, अप्राकृत या निर्मित। कृत्रिम का कौन सा हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। क्षुधा शब्द का विलोम बताइए। तृण, तृष्ण, तृपित या मृग तृष्णा। देखिए क्षुधा शब्द का अर्थ क्या होता है, भूखा होता है, और विलोम इसका क्या हो जाएगा, तृप्ति। क्या हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगा। और तृप्ति इस तरीके से तृप्ति लिखा है ना, ये तो ये गलत लिख दिया है, लेकिन यही होगा आपका सी हो जाएगा, तृप्ति इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला, उत्थान का विलोम शब्द बताइए। उत्थान, उन्नयन, पतन, उत्कर्ष या अवनत। बताइए उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। देखते हैं आपके यहाँ काव्यांश दिया है, आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिलाई है, गहनता की फसल लहराई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। देखिए इसमें कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। तो साथियों किसकी बात कही गई है, तो यहाँ आपके मन से बातें करने की हैं। तो इसमें सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, मन से बातें करनी नहीं, आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की बात कही गई है, कुछ कर दिखाएं। ठीक है, सूखे पत्ते प्रतीक है, सूखे पत्ते प्रतीक है, बताइए किसका हो जाएगा। तो साथियों मन के सूनेपन का। अगला है किन कलियों का
कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? बताइएगा, किन कलियों पर बहार का आगमन? विचारों की कलियों पर। आपका आज का आखिरी प्रश्न है। चलिए देखते हैं, गहनता की फसल के कवि को क्या आशय? विचारों परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलाती फसलें या विचारों की गंभीरता? तो साथियों, गहनता की फसल से कवि का आशय विचारों की परिपक्वता से है, याद रखना है। तो साथियों, ये हमारे 125 प्रश्न रहे। आपने 125 प्रश्नों में कितने पाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से हमको बताइएगा। और साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक नहीं किए वीडियो तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और साथियों तक शेयर भी करिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।